Okay, so very good morning to all of you. फंक्शन चैप्टर में कल आपने डोमेन और रेंज ये निकालना सीख लिया है। कल लास्ट क्लास में अपन ने रेंज ऑफ फंक्शन, हाउ वी फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, वो कैलकुलेट करना सीखा था। टोटल 3 मेथड है, जिसमें क्लास मेथड, मोनोटोनिसिटी और आपको आगे आएगी जब हम बीओडी पढ़ेंगे, वहां पर मोनोटोनिसिटी आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे। और फिलहाल रेंज फाइंड करने के लिए मेन बस आप एक बात याद रख के चलेंगे कि रेंज का जो मतलब होता है वो है आउटपुट का कलेक्शन। इसी तरीके से फंक्शन के लिए आपने आउटपुट भर कैलकुलेट कर लेना है, देन यू गेट द रेंज। और रेंज फाइंड करते वक्त भी सबसे पहले आप डोमेन ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। डोमेन फाइनाइट सेट आ रहा है या फाइनाइट इंटरवल आ रहा है या सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है, इस पे रेंज बहुत हद तक डिपेंड करता है। आज अपन कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शंस को हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन है, इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, और ऑल्सो इट इज कॉल्ड द इंजेक्टिव मैपिंग। फर्स्ट हेडिंग है अपना वन वन फंक्शन, और इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव मैपिंग या इंजेक्शन भी इसको बोलते हैं। वन वन फंक्शन या फिर इंजेक्टिव मैपिंग या फिर इंजेक्शन, ये सब क्या है वो आप समझिए। जैसे नाम से ही शो हो रहा है, वन वन का मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो डेफिनेशन अपन यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। एनी फंक्शन f defined from a to b such that y बराबर fx for all x belonging to set E। सेट E की जगह यहाँ पर अपन डोमेन ऑफ फंक्शन f लिखते हैं। सो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, और इस तरीके से डिफाइंड है कि y बराबर fx for all x belongs to domain is said to be 1 1 if every element of set E is connected with only one element of set B। ये वन वन का डेफिनेशन हो गया। सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होगा तो फिर अपन फंक्शन को वन वन फंक्शन या फिर वन वन मैपिंग बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सेट ए लिया, ये सेट बी है, और इस तरीके से हमने कनेक्शन किया। ये कुछ 5 एलिमेंट सेट ए में है, और ये 5 एलिमेंट सेट बी में है। इस केस में फंक्शन आपका कहलाएगा वन वन, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड। इस केस में भी फंक्शन को अपन वन वन फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से पॉसिबिलिटी रखते हैं
और यहाँ पर सेट बी में मैंने कुछ एलिमेंट छोड़ दिए। जहाँ भी आप देख रहे हो सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो भी फंक्शन 1 1 है। दोनों डायग्राम में केवल फर्क इतना है, यहाँ सेट बी में कुछ भी छूटा नहीं, यहाँ पर सेट बी में कुछ छूट गया। और आपने ये डेफिनेशन पढ़ा है कि सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर फंक्शन का होना या ना होना डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में आपने ये सीखा है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, सेट बी पे हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला था। और इन दोनों भी केसेस में सिंस वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड विद वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो फंक्शन इन दोनों भी केसेस में 1 1 फंक्शन है। तो इसको 1 1 फंक्शन या फिर 1 1 मैपिंग बोलते हैं, या फिर इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, कई तरीके से नाम है इसको। ठीक है, और नाम से ही शो हो रहा है एक के लिए एक इमेज मिलेगी, तो फंक्शन को अपन 1 1 बोलेंगे। अब मैथमेटिकली किसी फंक्शन को यदि आपने 1 1 चेक करना है तो 2-3 मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी फंक्शन को 1 1 चेक कर सकते हो। तो टू चेक 1 1 फंक्शन या टू चेक इंजेक्टिव मैपिंग वी हैव 3 मेथड्स। एक एक करके अपन उन मेथड्स पे डिस्कशन करेंगे। अभी अपन ने इसको डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद डायग्राम बना दिया, और डायग्राम बनाने के बाद अब अपन मेथड्स पर डिस्कशन कर रहे हैं कि मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन को आपको चेक करना है, वो क्वेश्चन को आपको पहचानना है कि फंक्शन 1 1 मैपिंग है या 1 1 फंक्शन है कि नहीं, इसको अपन कैसे चेक करेंगे। सो सबसे पहला जो टेस्ट है 1 1 मैपिंग के लिए वो ये है कि यहाँ पर अपन लिख लेते हैं टेस्ट और इंजेक्टिव मैपिंग। टेस्ट फॉर इंजेक्टिव, सबसे पहला जो है कि f of x1 बराबर f of x2, this implies x1 बराबर x2 for all x1 x2 belongs to domain of the function f, then function f is said to be one one function ये देखिए 1 1 की डेफिनेशन ये। तो जब भी सब्जेक्टिवली स्कूल एग्जाम में किसी फंक्शन को आपने 1 1 शो करना होगा, तो 1 1 शो करने के लिए भी यूज दिस मेथड, ये सब्जेक्टिव मेथड है। स्कूल एग्जाम में आपने इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप अदर देन कोई मेथड सॉल्व करते हो तो हो सकता है आपके मार्क्स काट लिए जाएं। एक्चुअल मेथड फंक्शन को 1 1 शो करने का है वो ये है कि मैं क्या करूं, मैं fx1 और fx2 इन दो वैल्यूज को बराबर लेके चलूं, और यदि दिस इम्प्लाइज कि x1 बराबर x2 तो फिर फंक्शन 1 1 होगा। x1 x2 कोई भी दो एलिमेंट डोमेन ऑफ द फंक्शन f के हैं। ठीक है, मतलब हमने आउटपुट बराबर लेके चला है, और आउटपुट बराबर लेने के चलने के बाद यदि आपको इनपुट भी बराबर मिल जाता है तो फंक्शन 1 1 फंक्शन है। कहने का मतलब जैसे ये आउटपुट का कलेक्शन है। ठीक है, यदि मैं इसको x1 और x2 नाम दे दूं और ये fx1 और fx2, मैं यदि ये बोलूं कि fx1 और fx2 बराबर है, तो फिर फंक्शन को 1 1 होने के लिए x1 x2 भी कैसे होना चाहिए, बराबर। यदि fx1 बराबर fx2 आप लेके चले लेकिन x1 बराबर x2 नहीं आया, मतलब कहने का ये हो गया कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए आपको एक सिंगल इमेज मिल रही है, दो का इमेज एक मिल रहा है, तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तब उस केस में फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन बोले। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यदि हम आउटपुट बराबर लें तो फंक्शन 1 1 होने के लिए इनपुट भी बराबर आना चाहिए। देन वी से दैट की फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अपन 1 2 3 क्वेश्चन इसमें करेंगे, इन सारी मेथड्स को मैं अप्लाई करके उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिए।
सर लेकिन फिर उससे दो इमेज नहीं बनेंगे, एक ही? नहीं, क्यों बन नहीं दो? ये बराबर लेके चले, fx1 बराबर fx2, और यदि x1 बराबर x2 ये भी शो हो गया, तो कहने का मतलब है कि x1 x2 एक ही एलिमेंट है और fx1 और fx2 भी एक ही वैल्यू है, तो एक के लिए एक वैल्यू होगी। तो कहां पर हुआ डिफरेंट? सर हाँ, सर एक सेकंड सर, वो जो मतलब सर एक बार फिर से जो अभी आपने समझा था ना सेट को, ए और बी के एग्जांपल से एक बार बताइए। देखिए, कहीं भी कोई भी दो एलिमेंट ले लें अपन, जैसे हमने ये दो एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये और x2 पर वैल्यू मान लो ये है। मैं ये बोल रहा हूँ कि fx1 और fx2 बराबर है, तो फंक्शन 1 1 भी है और ये बराबर भी है, तो ये तभी पॉसिबल होगा कि x1 और x2 भी कैसे हो, बराबर। मतलब fx1 और fx2 बराबर आ गया, बट x1 x2 डिफरेंट आ गया, तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 होने के लिए यदि आप ये दो बातें बराबर लेके चलते हैं, तो x1 x2 भी बराबर आने। ओके, तो फिर सर अपन fx1 और fx2 को अलग अलग करके नहीं लिखेंगे ना, एक एलिमेंट लिखेंगे ना? नहीं, हाँ, एक ही माना जाएगा। ओके ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्कस कर देता हूँ। स्कूल एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा कैसे आप शो करेंगे 1 1। बहुत सारे तरीके हैं 1 1 शो करने के, लेकिन स्कूल एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा आपको इस पे तवज्जो देना। पेज नंबर 2 देखते हैं। सर वो डायग्राम और एक बार समझाना। डायग्राम 1 1 फंक्शन के लिए बना है। एक एलिमेंट की इमेज एक ही बनना चाहिए, एक को हमने एक से ही कनेक्ट किया है, तो फिर फंक्शन को अपन 1 1 फंक्शन। यहाँ पर दोनों डायग्राम में एक इमेज, एक एलिमेंट लिया और एक का एक ही इमेज मिला, तो फिर फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, 1 1 का नाम से ही शो हो रहा है 1 1। सेट ए के एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक इमेज मिले, तो फंक्शन को 1 1 मैपिंग। 1 1 शो करने का तरीका ये है कि मैं यदि ये मान के चलूं कि दो वैल्यूज बराबर है, x1 और x2 पर दो वैल्यूज बराबर है, तो 1 1 शो करने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि तब x1 और x2 भी कैसे होंगे, बराबर। यदि आप fx1 और fx2 बराबर लेके चले, लेकिन x1 और x2 डिफरेंट आ गया, तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब ये हो गया कि दो डिफरेंट इमेज, दो डिफरेंट एलिमेंट सेट ए के लिए आपको एक ही इमेज मिल रहा है, मतलब दो एक से कनेक्ट हो गए, और जब दो एक से कनेक्ट हो गए तो फंक्शन मैनी वन नहीं हो, सॉरी मैनी वन होगा, 1 1 नहीं होगा। इसलिए यदि आप ये बराबर लेके चलते हो, तो ये भी बराबर आना जरूरी है, ऐसा फंक्शन 1 1 होगा। सर अगर x1 और x2 इक्वल हो गया तो आपके मतलब 1 1 आ जाएगा ना एक ही सेट में? हाँ, 1 1 आ जाएगा, वही तो शो करना है। ओके। देखो, मैं आपको बताता हूँ करके। फॉर एग्जाम्पल, function f defined from set of real number to set of real number defined such that f of x is equal to 2x plus 3 is 1 1 मैपिंग। ये जो r से r पे डिफाइन है, ये फंक्शन आपका 1 1 मैपिंग है। स्कूल एग्जाम के लिए आपको ये शो करना है, इसमें बस एक वर्ड जुड़ जाएगा, शो दैट f फ्रॉम r to r डिफाइंड सच दैट इज 1 1 मैपिंग। तो आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे 1 1 शो करने के लिए? आप ये मान लेंगे नेट fx1 बराबर fx2 where x1 x2 belongs to domain of the function f which is set of real number। तो मैं इसमें क्या लेके चला हूँ, x1 fx1 और fx2
डोमेन के दो एलिमेंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो मैं बराबर लेके चलता हूँ। अब मैं यदि ये शो कर दूं इससे कि x1 x2 भी बराबर, तो फंक्शन हमारा 1 1 शो हो जाए। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन यदि x पे अप्लाई करते हैं तो f इस तरीके से डिफाइंड है कि ये जो f है ये इस पहले x का डबल करता है, उसमें 3 ऐड कर देता है। अब मैं यदि x1 लिखूंगा यहाँ पर, तो बाई दिस डेफिनेशन fx1 का वैल्यू कितना आएगा? 2x1 + 3। और ये कितना आएगा? 2x + 3। अगले स्टेप में 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 बराबर 2x2। और अगले स्टेप में 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो अब आप देखो कि वैल्यू बराबर लेके चला, इनपुट भी बराबर आ गया, एंड देयरफॉर वी से दैट कि fx is 1 1 mapping from set of real number to set of real number. Therefore f from R to R is 1 1 mapping. ये आपको बोला, ठीक है। और इस तरीके से स्कूल एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा वह इतना ही शो करना होता है। बाकी तो बहुत सारे तरीके आएंगे, अपन ये भी तरीका सीखेंगे, अपन क्वेश्चन देख के ही आंसर कर देंगे, अरे ये तो 1 1 है, ठीक है। लेकिन स्कूल एग्जाम में आपको ऐसा बस इतना सा शो करना है, वैल्यूज बराबर लेके चले और इनपुट को बराबर शो कर दें, देन वी से दैट द फंक्शन इज 1 1 मैपिंग। So this is our first test to test the mapping is 1 1 or not. ठीक है। Now moving on to the second test. अपन दूसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं। आप बोलिए सर, अगर वो दोनों सेम हो रहे हैं तो उन दोनों की एक है, 2 इमेज मिलेंगी एक ही पॉइंट की, तो फिर 1 1 कैसे रह जाएगा? पॉइंट भी सेम आ गया, इमेज भी सेम आ गई, तो फंक्शन 1 1 हो गया। देखिए, आप जिस बात को ऐसा शो करते हैं ना कि ये इसी का कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब रेसिप्रोकल है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी शो करते हो, आप x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चलो और ये शो कर दो कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, तो भी फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज भी डिफरेंट आ रही है, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इसी को उल्टा करके मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं इनको बराबर लेके चलूं और ये दोनों बराबर आ जाए तो फंक्शन बराबर हो जाएगा, सॉरी 1 1 हो जाएगा। सर मतलब वो सपोज अपन ने 1 कंसीडर किया है x1 और x2 को, अपना वो सपोज 1 है तो 1 की 2 इमेज मिलेंगी x1 और x2, ऐसा रहेगा क्या हो? ओके सर, ठीक है। सो दिस इज 1 1 मैपिंग। और अब चलते हैं इसमें इसके सेकंड टेस्ट की तरफ, और जो कि आपको फंक्शन के वक्त भी मैंने बता दिया था। दूसरा तरीका ये है 1 1 चेक करने के लिए, वो ये है कि इफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस intersects the graph of function only at one point, then function is 1 1। जैसे फंक्शन पहचानने के लिए आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, ऐसे ही 1 1 पहचानने के लिए अपन x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस intersect the graph of the function only at one point, then function is 1 1। अदरवाइज फंक्शन जो है वो many one फंक्शन होगा। तो यदि आप फंक्शन को 1 1 पहचानना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस फंक्शन के ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ग्राफिकली जब अपन उस लाइन को प्लॉट करेंगे या उस कर्व को प्लॉट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। और एक बार वंस यू प्लॉट द ग्राफ, तो अब 1 1 पहचानने के लिए केवल क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी। यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेज नंबर 3 पर इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। ओके नमन, ठीक। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। तो 1 1 चेक करने का देखो दूसरा तरीका जो है अपने पास,
तो यही लिखा है फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखोगे कि इफ वी हैव टू चेक कि दिस लाइन इज 1-1 मैपिंग और नॉट, आप ये जानते हो कि ये स्ट्रेट लाइन है। जब आप इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको तरीका बताया कि व्हेन यू हैव टू प्लॉट दी ग्राफ, तो आप जानते हो कि स्लोप पॉजिटिव और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो एक रफ स्केच आप बनाओगे तो लाइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये इसका ग्राफ होगा। दिस इज आवर फंक्शन y बराबर या fx बराबर 2x + 3, स्ट्रेट लाइन है ये, x और y में लीनियर इक्वेशन। और अब आपको पहचानना ये 1-1 है, तो अब आप x एक्सिस के पैरेलल कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इस ग्राफ को केवल एक और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी एंड इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक इनपुट डालने पर आउटपुट भी आपको एक ही मिल रहा है। जबकि मैनी वन फंक्शन में क्या होता था, एक आध एग्जांपल यदि मैं आपको मैनी वन का दूं, जैसे मैं x² की बात कर रहा हूँ, यदि x² का ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो उसका ग्राफ ऐसा यू शेप आता है, दिस इज x²। एंड व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ, व्हेन यू प्लॉट द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये जो ग्राफ है ये मैनी वन हो गया, ये 1-1 नहीं हुआ। मैनी वन क्यों हो गया, क्योंकि दो डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा है। ये फंक्शन कौन सा है आपका, x²। यदि मैं इसमें -1 डाल रहा हूँ तो भी आउटपुट +1 आ रहा है, और मैं यदि इसमें +1 डाल रहा हूँ तो भी आउटपुट +1 आ रहा है। मतलब -1 के लिए इमेज 1 मिल रही है और +1 के लिए इमेज भी 1 मिल रही है, मतलब दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो गए, तो फंक्शन कैसा कहलाने लगेगा, मैनी वन। तो मैनी वन इसलिए इसको बोलते हैं। तो मैनी वन या 1-1 पहचानने के लिए आपने क्या करना है, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, और if a line parallel to x axis intersect the graph of the function only at one point, then function is 1-1 function। ठीक है, 1-1 फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल आप बता सकते हो, और हर बारी 1-1 चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे कल भी आपको मैंने, इसके पहले भी अपन ने, तो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बताया, ये दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर a पावर x, वेयर a जो है वो मोर देन 1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे आपका जो टेक ऑफ करता है प्लेन वो, और आपने लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ प्लॉट किया। दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर log x बेस a, जहाँ भी बेस का जो वैल्यू है वो मोर देन 1, and this function is also 1-1 function, both the functions are 1-1 function। इनपुट के लिए, एक इनपुट के लिए आउटपुट भी एक मिलेगा, एक से ज्यादा आउटपुट इसमें नहीं मिलते हैं। so these are also the examples of 1-1 function, since when we plot a line parallel to x axis, then this line intersect the graph of the function only at one point, this is also 1-1 function, क्योंकि line parallel to x axis intersect the graph of the function only at one point। तो ये सारे एग्जांपल्स ऑफ 1-1 फंक्शन है, और भी बहुत सारे एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जब अपन ग्राफ का नॉलेज लेंगे, हमेशा कहीं भी चले जाओ आप, फंक्शन का ग्राफ पर पता होना चाहिए। ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि फंक्शन 1-1 है कि नहीं, कि यदि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ओनली एट वन पॉइंट एंड फंक्शन इज 1-1, अदरवाइज इट इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। जैसे द सेकंड टेस्ट 1-1 मैपिंग के लिए, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका सब्जेक्टिव था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन दूसरा जो तरीका है वो ग्राफिकल अप्रोच है, और थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आपको दे देगा, बशर्ते आपको ग्राफ का नॉलेज है। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, अपन डिस्कस कर रहे हैं 1-1 मैपिंग। 1-1 का डेफिनेशन अपन ने पढ़ा। 1-1 मैपिंग को अपन इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं, इंजेक्शन भी बोलते हैं। और डेफिनेशन के बाद अपन ने दो टेस्ट डिस्कस किए यहाँ पर, एक सब्जेक्टिव टेस्ट था और एक ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मतलब ग्राफिकल टेस्ट है। इसमें लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करके वी चेक द फंक्शन इज 1-1 और नॉट। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4,
और एक तीसरा टेस्ट है, ये जब अपन एओडी पढ़ेंगे इसमें बहुत ज्यादा और भी क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन अपन वो टेस्ट वहां पर बताएं तो यहाँ भी बता देते हैं, जब वहां आएगा तो वहां भी बताएंगे आपको, 2 बार रिवाइज हो जाएगा ये। तो if function is strictly increasing, or strictly decreasing, then it is 1 1। यदि किसी फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि उस फंक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। जैसे अभी आपने ये जो 2-3 ग्राफ देखे थे, 3 ग्राफ बनाए थे, तीनों भी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के थे। स्ट्रेट लाइन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थी, या फिर जो आपने ई पावर एक्स का ग्राफ बनाया था जो प्लेन टेक ऑफ कर रहा था वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, या फिर जो आपने लॉग एक्स का ग्राफ बनाया था ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बजाय ग्राफ यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी फंक्शन 1 1 होता है, क्योंकि जब कोई बात स्ट्रिक्ट इंक्रीज करेगी या स्ट्रिक्ट डिक्रीज करेगी तो हमेशा ग्राफ में कभी कोई टर्न नहीं आएगा, और जब टर्न नहीं आएगा तो फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। हमारा मेन मोटो जो है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो। तो जब तक ग्राफ में टर्निंग नहीं आता तब तक ग्राफ जब तक मूव नहीं कर जाता, जैसे आपने पैराबोला पढ़ा, पैराबोला का ग्राफ यदि मैं नेगेटिव वैल्यूज के लिए बात करूं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और फिर पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात करूं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब पैराबोला जो है वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों से मिलके बना। जब कोई फंक्शन डिक्रीज भी करता है इंक्रीज भी करता है तब फिर वो 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जब ग्राफ में यू शेप आ गया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। यदि फंक्शन केवल यहाँ से आके यहाँ पर खत्म हो जाए तो फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, या फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी line parallel to x-axis intersect the graph of the function only at one point, then function is also strictly function is also 1 1 function। तो 1 1 चेक करने का एक तरीका और भी ये होता है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अब कई बार फर्क ये पड़ता है कि भाई मैं ग्राफ को देख के तो पहचान जाता हूँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन कई सारे फंक्शन आपको ऐसे आएंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जिनका ग्राफ बनाने जाओगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे ई पावर एक्स आया या लॉग एक्स आया या स्ट्रेट लाइन आई या पैराबोला आया, हाइपरबोला आया, ये सब तो अपन जानते हैं, लेकिन 2-3 फंक्शन कंबाइन करके मैं आपको कोई फंक्शन दे दूं, जिसे कल का ही एक ग्राफ अपन ने देखा था कि 1 + x² अपॉन x², तो उसमें पहले अपन को 1/x का ग्राफ प्लॉट करना पड़ा, फिर 1/x², फिर उसमें 1 ऐड किया, तब जाके अपन उस ग्राफ तक पहुंचे थे। ये भी बहुत सिंपल सा फंक्शन है, लेकिन जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएगा तो हर फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए तो अपन जानते हैं कि भाई स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन बनी है तो स्ट्रेट लाइन तो अपन जानते ही हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये सब अपन जानते हैं। लेकिन जब फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं होगा तब ये कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसेप्ट यही है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे पहचानेंगे विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। यहाँ पर मैं आपको ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि यदि मेरे को किसी फंक्शन के ग्राफ का आइडिया नहीं है और मेरे को ये चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ कैसे चेक करोगे कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक बहुत छोटी सी बात है वो आप समझ लीजिए यहाँ पर, टू चेक द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें आपको केवल क्या करना है कि ये बात भर आप याद रखना इंपॉर्टेंट, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश का मतलब है dy/dx,
द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वन टाइम। डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आप सभी लोग कर लेते हैं। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला, और इफ दिस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, then fx is strictly increasing function, and if फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, then fx is strictly decreasing function। यह है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पर एक लाइन में चेक हो जाएगा, जो फंक्शन आपको दिया है आप उसको डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट करके आपको यदि ये मिले कि उस फंक्शन के डोमेन के हर पॉइंट पर यदि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यदि हर पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। देखिए ये क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो ये बात मैंने आपको बताई हुई है पहले कि डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का मतलब होता है यू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, जो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है, व्हाई वी फाइंड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जब आप किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएट करते हैं तो इनडायरेक्टली आप उस फंक्शन का उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे होते हैं। मतलब dy by dx डिनोट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इस तरीके से, जब कोई फंक्शन इस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना लो, चाहे ये टेंजेंट बना लो, चाहे पॉइंट यहाँ है यहाँ टेंजेंट बना लो, चाहे पॉइंट यहाँ है यहाँ टेंजेंट बना लो, हमेशा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कैसा रहेगा? ठीक है भाई, एफ डैश एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है, और यदि एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसका tan पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो ये एफ डैश, तो आप क्या फाइंड कर रहे हो? उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा इंक्रीज करेगा, और सिमिलरली डिक्रीजिंग में है, यदि यही ग्राफ में ऐसा बना था तब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो ऑब्ट्यूस एंगल बना था, इसलिए dy by dx आपका कैसा हो जाता? नेगेटिव। तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पहचानने का बस एक तरीका है कि आप उस फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर, उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, और इफ डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो और एक बार अपन को पता चल गया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फिर फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। तो दिस इज द थर्ड अप्रोच। मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका था आपका सब्जेक्टिव अप्रोच, fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे और x1 बराबर x2 शो कर देंगे, फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। दूसरा आपको बताया कि ग्राफ का नॉलेज है, ग्राफ प्लॉट करो और x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन डालो, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी 1 1, एक से ज्यादा पे इंटरसेक्ट करेगी तो मैनी 1। कई बारी हमको ऐसे फंक्शन आते हैं जिनका ग्राफ प्लॉट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए अपन फंक्शन को चेक करेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, एंड फॉर दिस वी डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। और इफ डिफरेंशिएशन उसका पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और एक बार ही अपन को पता चल गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अपन बोल देंगे फंक्शन 1 1 है या फिर मैनी 1। ठीक है, तो बिल्कुल सेम जो है। बोलो 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 सर। डिफरेंशिएट करने के बाद अपन जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रही है वो पॉइंट की वैल्यू भी उसमें पुट करनी पड़ेगी? तो सर जैसे अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो ये तो ऑब्वियस है ना कि हर बार इवन एक तो ग्रेटर देन 0 आएगा फिर लेस देन 0 आएगा। हाँ सही बोल रहे हो, और बोलो। तो फिर मेन्यू तो मतलब ऐसे कैसे? ये तो हमेशा ही होगा ना फिर। जैसे अगर डिफरेंशिएट करके अगर अपन उसमें वो पॉइंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं
तो हमेशा वो एक तो लेस देन आएगा या ग्रेटर देन, तो हमेशा ये 1 1 ही रहेगा ना। ऐसा नहीं ना होता है जी। देखिए इसका बात कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन जैसे वो लिया आपने, मैं अभी जो ग्राफ बनाया वही बता देता हूँ। 2x+3 लिया, हाँ 2x+3 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2। यस हर जगह पॉजिटिव है, हाँ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। हाँ खत्म की बात। अब मैं जैसे बात करता हूँ x² की, जो बताया था जो 1 1 नहीं होता। x² का डेरिवेटिव कितना आता है? 2x। ये 2x हमेशा पॉजिटिव होगा क्या? नहीं, तो मैं वही पूछ रहा था कि वो पॉइंट पुट करेंगे। नहीं, 2x हमेशा नहीं, हर जगह पॉइंट पुट करने की रहता। आपका 2x मिला, अब आप ये बोलोगे कि 2x हर रियल नंबर के लिए पॉजिटिव नहीं है। 2x नेगेटिव रियल नंबर के लिए नेगेटिव आता है और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए पॉजिटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव रियल नंबर के लिए डिक्रीज करता है और पॉजिटिव रियल नंबर के लिए इंक्रीज करता है। तो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों हो गया, इसलिए 1 1 नहीं होगा। अच्छा, तो सर फिर तो हमेशा कांस्टेंट ही आना चाहिए ना, अगर अपना रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है फंक्शन, तो डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट ही आना चाहिए ना। नहीं, डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं आएगा, डेरिवेटिव वेरिएबल आता है। स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डेरिवेटिव का मतलब फिजिकल मीनिंग क्या है? जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी बनती है। और यदि आपका जो कर्व है वो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन में वेलोसिटी हमेशा फिक्स है। लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन हमेशा फिक्स आएगा। लेकिन जब किसी कर्व का जब किसी पार्टिकल का मूवमेंट कर्व में चलता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें आप पढ़ते हैं, तो कर्व में यदि मोशन है उसका, तो जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका जो डेरिवेटिव है वो वेरिएबल आता है। डेरिवेटिव जो है मतलब स्लोप जो है, वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पर चेंज होती है। वेलोसिटी कर्व के लिए वेलोसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी? चेंज होगी। इसलिए जो डेरिवेटिव है वो वेरिएबल आएगा। जब डेरिवेटिव वेरिएबल आएगा तो फिर अब आपने जो देखना है वो ये देखना है कि वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेम साइन दे रहा है या डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है। जैसे हमने x² को डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव 2x निकाला, 2x वेरिएबल है। अब 2x में जब आप कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट डालोगे तो जब सारे नेगेटिव पॉइंट डाल दोगे तो आप देखोगे नेगेटिव आता है, और सारे पॉजिटिव डाल दोगे तो आप देखोगे कि पॉजिटिव आता है। तो ये नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव ओवरऑल डोमेन के लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन रखता है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होता। ओके सर। अब एक और ग्राफ आप देखोगे, x³ x⁻³ x⁻³ को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है? 3x²। 3x² हमेशा पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव नंबर डालो चाहे पॉजिटिव नंबर डालो, है कि नहीं? हाँ सर। इसलिए वो फंक्शन कैसा होगा? हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है अभी? यस सर। चलिए, तो ये बना लीजिए आप ग्राफ। ये मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके अपन उसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता कर सकते हैं। तो ये 1 1 मैपिंग है, और टोटल 4 टाइप के मैपिंग है, 1 1, मैनी 1, इनटू, ऑनटू। मैंने 1 1 पे बहुत ज्यादा फोकस किया, अब मैनी 1 पे मैं एक लाइन लिख के खत्म कर दूंगा, दूसरा टाइप। और वो क्या? यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो वो मैनी 1, क्योंकि या तो फंक्शन 1 1 होगा, 1 1 नहीं होगा तो फिर मैनी 1 होगा। तो मैनी 1 पे हमको ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना। मैनी 1 पे मैं एक लाइन लिखूंगा और मेरी लाइन खत्म हो जाएगा कि फंक्शन को अपन मैनी 1 कब बोलेंगे? इफ फंक्शन इज नॉट 1 1 देन इट इज कॉल्ड मैनी 1। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, पेज नंबर 5 पे चल रहा है। बस वो एक लाइन मैनी 1 के लिए लिख दो, दूसरा टाइप अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मैं थर्ड पे ही अभी आ रहा हूँ, मैं सारी मेथड से
2-4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सब मेथड से करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 लाइन और खत्म कर दो, फिर अपन क्वेश्चन ही करेंगे। दूसरा टाइम एनी वन फंक्शन, बाइक नोट कर लो को नाम, if the function not 1 and it's called कैसे चेक करोगे कोई फंक्शन मैनी वन है? और यही चेक अपन उसमें 1-1 चेक करेंगे, 1-1 नहीं आता तो अपन मैनी वन बोल देंगे। अपने पास 3 तरीके। पहला तरीका क्या था कि अपन fx1 बराबर fx2 लेके चले और x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन 1-1। अब यदि अपन fx1 बराबर fx2 लेके चले और x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन मैनी वन। दूसरा टेस्ट आपने पढ़ा था x एक्सिस के पैरेलल लाइन। अब यदि x एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पे इंटरसेक्ट कर जाए तो फंक्शन मैनी वन है। तीसरा टेस्ट आपने पढ़ा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है तो फिर फंक्शन मैनी वन होता है। तो यही तीनों टेस्ट मैनी वन के लिए भी एप्लीकेबल है। आप 1-1 चेक करोगे, यदि 1-1 में फेल हो जाते हो तो फिर फंक्शन मैनी वन हो जाता है। तो ये मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन है। यदि कोई फंक्शन 1-1 नहीं होगा तो उस फंक्शन को अपन मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। मैनी वन फंक्शन लिखेगा कैसे? आपको नाम से जैसे शो हो रहा है बिल्कुल वैसी बात की है कि एक से ज्यादा पॉइंट एक से कनेक्ट हो जाए तो फिर फंक्शन को अपन मैनी वन फंक्शन। ये दोनों भी कंडीशन में फंक्शन मैनी वन है, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्ट हो गया, मैनी वन फंक्शन। यहाँ भी ये मैनी वन फंक्शन। तो ये मैनी वन फंक्शन आपको इस तरीके से जब आप उनको डायग्राम बनाएंगे, मैनी वन फंक्शन आपको इस तरीके से। और दोनों डायग्राम में फर्क केवल इतना है, यहाँ पर सेट बी में कुछ भी छूटा नहीं, यहाँ सेट बी में 2 एलिमेंट मैंने छोड़ दिए। सेट बी में कोई एलिमेंट छूटे या ना छूटे फंक्शन की डेफिनेशन पे वो कोई फर्क नहीं डालता है। डायरेक्शन इसका ए से बी है, इसलिए यहाँ एरो मार्क लगा देना। ए से बी पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया। तो ये मैनी वन फंक्शन। तो यदि कोई फंक्शन 1-1 नहीं होता तो फिर अपन उसको मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। और अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन और टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने होंगे। जब मैं ए से बी पर कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ तो ए से बी पर जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है उसमें से कितने फंक्शन 1-1 फंक्शन बनेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग है टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर ये मान लिया that f is a function defined from set A to set B where order of set A is m and order of set B is n, such that m का वैल्यू जो है n से छोटा या फिर बड़ा। ये क्या रिस्ट्रिक्शन है ये अभी आपको समझ में आएगी जब मैं आगे एक्सप्लेन करूँ। तो m लेस देन और इक्वल टू n, इसका मतलब ये हुआ कि सेट A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये सेट B के नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो कम होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए।
ये इसका उल्टा नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सेट ए में ज्यादा एलिमेंट हो जाए और सेट बी में कम एलिमेंट हो जाए, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा व्हेन m इज मोर देन n, तो फिर फंक्शन किसी भी हालत में 1 1 बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमको एक एलिमेंट को एक से कनेक्ट करना है और सेट ए के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट भी करना है, क्योंकि फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज मिले, और 1 1 होने के लिए सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। वन एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी कनेक्टेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इसके लिए m जो है वो n से बड़ा कभी नहीं हो सकता। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि मान लो आपने यहाँ पर 3 एलिमेंट ले लिए और अब आपने यहाँ पे 2, तो आप यहाँ से यहाँ पे फंक्शन तो बना सकते हो, लेकिन कोई भी फंक्शन आप यहाँ पर ये नहीं बता 1 1 फंक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि 1 1 फंक्शन बनने के लिए सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी से कनेक्ट होना चाहिए एक ही एलिमेंट से। तो आप यहाँ फंक्शन तो डिफाइन कर सकते हो, लेकिन उन फंक्शन में कोई भी 1 1 नहीं बनेगा, एक की एक इमेज नहीं मिलेगी। आपको फंक्शन बनाने के लिए सेट ए के हर एलिमेंट को कनेक्ट करना है और एक ही एलिमेंट से कनेक्ट करना है, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो हम इस तरीके से बना देंगे कि फंक्शन तो बन गया, सेट ए का हर एलिमेंट कनेक्ट हो गया, लेकिन अब ये 1 1 नहीं बचा। तो इसलिए सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी से कम होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए, ज्यादा हो गए तो फिर 1 1 मैपिंग बनेगी, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन डाला है। m जो है मतलब सेट ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम होना चाहिए। यदि ऐसा है देन टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग defined from A to B is equal to n p n, जब n greater than equal to n होगा 0, यदि n less than, ये वही बात है। अब ये रिस्ट्रिक्शन आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि मैंने वहां डाल दिया। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग जो है वो npm होती है, और यदि m जो है वो n से बड़ा हो गया तब 1 1 मैपिंग बनेगी नहीं, तब 0 हो जाएगा। तो ये दोनों जो बातें हैं जो मैं यहाँ बता रहा था वो मैंने फॉर्मूला में इंक्लूड कर दिया। ये है 1 1 मैपिंग। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, तो बिल्कुल जो मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला डेरिवेशन करके बताया था उसी से आया, क्योंकि वहां पर क्या होता था जब आपने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला डिराइव किया था तो सेट ए में m और सेट बी में n एलिमेंट थे, पहले एलिमेंट के लिए n चॉइसेस, दूसरे के लिए n चॉइसेस, तीसरे के लिए n, तो n इंटू एन इंटू एन इंटू एन m टाइम्स लिखा था, तो फॉर्मूला बन गया था टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का n पावर m। लेकिन अब आपको 1 1 मैपिंग बनानी है। 1 1 का मतलब है एक एक से ही कनेक्ट करना है, तो कहने का मतलब है यदि पहला एलिमेंट पहले से कनेक्ट कर दिया तो अब दूसरे एलिमेंट के लिए चॉइसेस एक कम हो जाएंगी, क्योंकि अब दूसरा पहले से कनेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए चॉइसेस एक एक कम होती चली जाएंगी। तो पहले के लिए n चॉइसेस, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2, चौथे के लिए n-3 एंड सो ऑन। जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे सो यू गेट दिस फॉर्मूला npm। और ये मैंने जो बात है ये बिल्कुल आपको जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, उस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जिस तरीके से ये npm का फॉर्मूला बनाते थे, कैसे बनाते थे, r वैकेंट प्लेसेस को हमने n ऑब्जेक्ट से फिलअप कर दिया था। तो पहले में n आया था, दूसरे में n-1, तीसरे में n-2 और लास्ट में n-r+1, और उसको जैसे हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया था सिमिलर वे में बिल्कुल ये भी वैसे ही होके डेरिवेशन होके फॉर्मूला बनाता है npm। ठीक है, आप बना लोगे तो हाँ बोलिए, नहीं बना पाओगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ डायरेक्ट, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन लिखें। अब यदि आपको टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन निकालना है तब केवल इतनी सी एक बात नोट में देखेंगे आप, यदि आप मेनी वन फंक्शन की बात करते हो, मेनी वन फंक्शन बनाने के लिए आपको ये बताया यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो फिर वो मेनी वन होगा। तो अब आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन जो मेनी वन लिखा है इसमें क्या करेंगे, टोटल फंक्शन में से टोटल जितने फंक्शन बनेंगे उसमें से 1 1 हटा देंगे, then you get total number of many one function। ठीक
ठीक है। सो अब आपके लिए मैनी वन के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, आप ये जानते हो सेट ए में n एलिमेंट है और सेट बी में सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है। तो ए से बी पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे n पावर m, उसमें से टोटल नंबर ऑफ वन वन हटा देंगे तो वी गेट टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन। ये मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, जगह खत्म हो गया। पेज नंबर 6 पे लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोलो। सर बाइजेक्शन किसे कहते हैं? बाइजेक्शन अभी आगे आएगा बेटा, इनटू ऑन टू पढ़ लोगे उसके बाद बाइजेक्शन आता है। सर मैनी वन को कोई नाम नहीं है और? नहीं, मैनी वन को कोई नाम नहीं दिया। चार में से केवल दो को नाम है, एक तो वन वन मैपिंग जिसको इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं और दूसरा ऑन टू मैपिंग जिसको सब्जेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। और इंजेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो वो आगे अपन पढ़ेंगे। अभी दो टाइप और पढ़ लेंगे तब बाइजेक्शन पे आ पाएंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। सर वहाँ पे n को स्मॉलर एंड इक्वल टू m क्यों नहीं लिए? क्या? सर वहाँ पे n को स्मॉलर एंड इक्वल टू m क्यों नहीं लिए, जैसे वहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल टू m लिए? क्योंकि यदि n n से छोटा हो जाएगा तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों रिस्ट्रिक्शन है। स्मॉलर के लिए भी लिखा है, ग्रेटर के लिए भी लिखा है। स्मॉलर होगा तो 0 फंक्शन, वन वन फंक्शन बनेगा ही नहीं तब। और वैसे भी आपने पढ़ा है, जब ये परम्यूटेशन का नोटेशन लिखते हो तो हमेशा ये जो सफिक्स है ये मैक्सिमम n के बराबर हो सकता है। ये m का वैल्यू n से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए m n से बड़ा कभी आएगा ही नहीं। अदरवाइज ये नोटेशन आप लिख ही नहीं सकते। तो ये जो npm का फॉर्मूला है ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे ये सेट A है और ये सेट B, इसमें आपने m एलिमेंट रखे और इसमें n एलिमेंट। अब यदि आप A से B पर वन वन फंक्शन पहचानना चाह रहे हैं, वन वन मैपिंग, तो जो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है ये क्या हो, पहले एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं n, दूसरे के लिए एक कम हो जाएगा क्योंकि वन वन बनाना है। मान लो वन को वन से कनेक्ट कर दिया, अब टू वन से कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन वन वन बनाना है। इसलिए दूसरे के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, n माइनस वन, तीसरे के लिए n माइनस टू, चौथे के लिए n माइनस थ्री, mth एलिमेंट के लिए n माइनस। यही चीज आपने वहां पर जब करी थी परम्यूटेशन में तो यहाँ n की जगह r लिखा था और कुछ नहीं किया आपने। तो अब इसको जब आप परम्यूटेशन में कन्वर्ट करोगे, परम्यूटेशन के फॉर्मूला में कन्वर्जन के लिए क्या करा जाता है इसमें, तो ये करा जाता है। ये क्या बन गया आपका n माइनस वन और अप टू ब्रैकेट ओपन करोगे तो n माइनस m प्लस वन बनेगा। अब अपन ने इसमें क्या किया था, वहां पर इसमें इतने नंबर से मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस m इतने नंबर से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए इतने ही नंबर से डिवाइड भी कर दिया, 1 2 3 अप टू n माइनस। इसी से मल्टीप्लाई किया, इसी से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि अब ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब आप ये जानते हो कि पहले ये n माइनस, पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बन गया है। ये n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस m प्लस वन, फिर n माइनस m, फिर 3 2 1 तक गया, n से 1 तक गया तो क्या बन जाएगा, और ये यहाँ से 1 तक आया तो n माइनस, और यही फॉर्मूला किसके लिए होता है, npm का। ये टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। इस तरीके से डेरिवेशन हुआ जो आपको पी एंड सी में भी बताया। और एक बात जो इसमें अपन ने और लिखी थी वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ मेनी वन,
दिस इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन। इसलिए टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसके लिए फॉर्मूला आपका बन जाएगा टोटल फंक्शन यहां से यहां पर डिफाइंड होते हैं n पावर m, और इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? वन फंक्शन n। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ मेनी वन। तो ये मैनी वन फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। तो अपने पास टोटल फंक्शन भी डिफाइंड हो गए, टोटल नंबर ऑफ वन भी डिफाइंड हो गए, और टोटल नंबर ऑफ मेनी वन भी डिफाइंड हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थी बात हो जो मैंने पिछले पेज पे आपको बताई। सर आप बोलिए। सर वो एक बार n फैक्टोरियल बताना कैसे है? कौन सा? सर वो ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं क्या? वन। ये n से लेके 1 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखा है, और n से 1 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल लिख दिया। अभी भी नहीं समझा? अरे पूछिए। हेलो, वो ऊपर में शायद से इधर साइड में n माइनस चल देख ले, देख, घबरा मत। m लिखा है ना? ये देखो, ये लिखा है n, फिर लिखा है n-1, और ऐसा कहाँ तक लिखा है? n-m+1। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। किसको? n-m और डैश 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 3 2 1 इतने से मल्टीप्लाई किया है। समझ गया अभी? और बैलेंस करने के लिए इतने से डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये n से 1 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बन गया। तो इसको क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल, और इसको क्या लिखेंगे? n-m फैक्टोरियल। अभी समझ गया? अरे अभी समझ गया क्या? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर 7 पे चलता है। चलिए 1 चेक कराता हूँ मैं आपको एक आध क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन में जो मेथड लगे वो लगा के बस आपने कोशिश करनी है कि बस किसी तरीके से अपन वो उसका आंसर तक पहुंच जाए। ग्राफ हो, यदि आपको ग्राफ का आइडिया, तो सबसे इजी मेथड है ग्राफ। कुछ नहीं करना होता, ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ का आइडिया नहीं है तब फिर अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली मेथड जाएंगे। मान लो वो भी नहीं है, तब फिर सब्जेक्टिव सबसे लास्ट में यूज करना। बट स्कूल एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्टिव यूज करना, उसके बाद दूसरी तीसरी मेथड चाहे मन हो तो और लिख देना, नहीं तो सब्जेक्टिव तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसको याद रखना। सो जैसे मैंने आपको फंक्शन दे दिया x प्लस साइन एक्स। ये पहचानना है कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं। तो अब आपको x प्लस साइन एक्स से ग्राफ तो पता नहीं,
केवल एक्स का ग्राफ जानते हो, केवल साइन एक्स का ग्राफ जानते हो, लेकिन अब ये आ गया एक्स प्लस साइन एक्स, तो फिर अपन इसमें ग्राफिकली नहीं जा रहे हैं, अपन इसमें चेक करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अपन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स तो 1 हो गया cos x हो गया। और आप ये जानते हो कि 1 प्लस cos x जो है ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आई। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन f, और यहाँ डोमेन नहीं दिया है तो डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि दिस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर, ये फंक्शन हर जगह डिफाइन है। x प्लस साइन एक्स का जो डोमेन है, डोमेन आपको बताया था दो फंक्शन का सम का डोमेन कैसे निकालते हैं। इसका डोमेन निकालेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर, इसका डोमेन निकालेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर, और आर आर का इंटरसेक्शन आर आएगा। तो ये फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर आता है। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लो, ये जो डेरिवेटिव आया 1 प्लस cos x ये हमेशा पॉजिटिव आया, और हमेशा पॉजिटिव है इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो फिर अपन ये बोल देंगे कि फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 पर, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। सो देयरफॉर फंक्शन fx इज 1 1 फंक्शन। तो ये वही था कि यदि आपको ग्राफ का नॉलेज नहीं होगा किसी फंक्शन का और आपने 1 1 चेक करना है तो आप उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव यदि पॉजिटिव आया, मतलब नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन नहीं मिलेंगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, और इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन तो फिर अपन उसको 1 1 फंक्शन। ठीक है सर वो एफ डैश एक्स जीरो भी तो हो सकता है ना? हाँ, तो फिर अपन ने जब लिखे थे तब तो ग्रेटर देन या लेस देन ही लिखे थे ना? लेकिन जीरो जो है वो सेम पॉइंटों पर, देखिए दो चीजें हैं, आपको जब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाऊंगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क क्या है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यदि इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो ये गया, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग में दो टाइप आप जब पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो वहां पर आपको बताएंगे, इसलिए वहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दिया जाता है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन की जब आप बात करोगे तो इंक्रीजिंग में दो टाइप। इंक्रीजिंग फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है विच इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि टोटल किसी फंक्शन के बारे में यदि आप सोचें तो कोई फंक्शन तीन प्रकार से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट होगा। तो यदि मैं ये बोल दूं कि कोई फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया, नॉन डिक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब हो गया कि वो डिक्रीज नहीं करेगा, और डिक्रीज नहीं करेगा का मतलब ये हो गया या तो वो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आप नंबर सिस्टम में नॉन नेगेटिव को नंबर पढ़ते, तो यदि मैं किसी नंबर को बोल दूं कि नॉन नेगेटिव है तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, वो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ये फंक्शन को अपन स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बोला, फिर मैंने बोला कि यहाँ इंक्रीजिंग होगा तो भी फंक्शन जो है वो क्या बोलते हैं 1 1 हो जाएगा। तो सर मतलब अपना अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो भी रहा तब भी इंक्रीजिंग ही रहेगा ना, मतलब तब भी रहेगा ना 1 1? ओके। चलिए और बताइए सर। हाँ बोलिए। सर अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स होता तो 1 माइनस कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव वो भी आएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स जो है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो, साइन स्क्वायर बन जाएगा तो वो भी पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि cos x की रेंज -1 से +1 है,
कॉसेक जो है वो -1 और +1 के बीच में ही मूव करता है, और जब -1 और +1 के बीच का कोई नंबर आप 1 में ऐड कर दोगे, क्योंकि -1 और प्लस मतलब कॉसेक्स की रेंज ही मैक्सिमम +1 है और मिनिमम -1 है, तो -1 से छोटा नंबर हो ही नहीं सकता। और इसलिए जब मैं -1 और 1 के बीच में कोई नंबर में 1 ऐड करूंगा तो क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव आएगी, और 0 केवल एक सिचुएशन में आएगी जब कॉसेक्स का वैल्यू -1 होगा। जब कॉसेक्स -1 होगा तब जाके ये 0 होगा, और कॉसेक्स का वैल्यू -1 जो है वो या तो 0 पर होगा, सॉरी पाई पर होगा, या फिर 3 पाई पे होगा, मतलब पाई के ऑड मल्टीपल्स पे आता है। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल आपको देते हैं। इफ यू हैव टू चेक x² + x+1, मान लो इसको चेक करना है, x² + x+1। अब आप ये तो डायरेक्टली बता दोगे कि भाई ये तो मैनी वन है, क्योंकि पैराबोला बन गया ये तो, और ये पैराबोला ओपन अपवर्ड बनेगा जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसलिए ग्राफ जब बनाओगे इसका तो ग्राफ पेपर पे ग्राफ उसका ऐसा बनता है, अपन को इसका ग्राफ का नॉलेज, और इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा ये मैनी वन। और वैसे भी यदि आप डेरिवेटिव की मेथड से इसको करना चाहें तो आप इसका डेरिवेटिव निकालें f डैश, तो वो 2x + 1 आता है। अब डेरिवेटिव जो है 2x + 1 जो डेरिवेटिव है, ये जो इसका आप वर्टेक्स निकालोगे ना, ये वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट आएगा ये -1/2 आता है। चाहे तो करके देखना, जो -b/2 है -b/4 होता है, तो वो निकालना, तो ये -1/2 आता है, और -1/2 है तो ग्राफ इस तरफ बना देना है, ग्राफ आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। मैं एक रफ स्केच की बात किया हूँ बस। तो अब ये है कि यदि आप यहाँ पर कोई भी नंबर मोर देन -1/2 डालेंगे, -1/2 से बड़ा डालेंगे तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और -1/2 से छोटा डालेंगे तो डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इफ यू पुट एनी नंबर विच इज मोर देन -1/2 तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आती है, और -1/2 से छोटा डालोगे तो ये नेगेटिव आती है। तो ये फंक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 होता है, और इससे छोटे पर नेगेटिव, इससे बड़े पर पॉजिटिव आता है, मतलब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन रख रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ड्यू टू दिस रीजन ये फंक्शन जो है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, और इंक्रीजिंग नहीं है इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। वैसे भी क्वाड्रेटिक था, पैराबोलिक शेप बनता है, उसको देख के आप बता सकते हो कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये है 1 1 मैनी वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 मैनी वन फंक्शन। यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो फिर वो मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, इन बातों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कल की क्लास में अपन इसमें इनटू ऑनटू फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर जब चारों टाइप एक बार आपको मिल जाएंगे फिर उन पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, कि जब आप किसी फंक्शन को पहचानने जाते हो कि वो 1 1 इनटू है या 1 1 ऑनटू है, मैनी वन इनटू है, मैनी वन ऑनटू है, फिर अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। तो कल कुछ और बातें अपन डिस्कस करेंगे इनटू ऑनटू की। टोटल 4 टाइप थे, 2 टाइप अभी डिस्कस करें, 2 कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, फिलहाल इतना। तो हाँ बोलो सर, ये वाले फंक्शन की डोमेन 3/4 से इंफिनिटी रहेंगे? नहीं, दिस फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर, इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन एवरीवेयर। हाँ सर। सो बाय एवरीवन, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर वो रेंज रहेंगे? बाय सर। रेंज -1/2 से इंफिनिटी है इसका। सर -1/2 पर -1/2 नहीं, हाँ -d/4 से इंफिनिटी आएगा, d/4 कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, हाँ सर। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा।